हाँ जी स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर देखो। इसके अंदर आप जो स्टडी कर रहे थे, वो जो अपना टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ना है आपने। ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। स्टार्टिंग कुछ ऐसे की थी कि ये है ए, अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूँ तो इसका मिरर इमेज यही आएगा, ठीक है, सेम ही है बिल्कुल डिट्टो। लेकिन इसकी जगह अगर मैं बी का मिरर इमेज लेता हूँ तो बी का जो इमेज आएगा वो ऐसा आएगा भाई, यानी इसको तो बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल और इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो ये हो गया सुपर इम्पोजेबल, ये हो गया नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है। जो अपनी मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा वो है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो इसी को ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो अपनी मिरर इमेज का। मेनली तो थ्योरेटिकल इसको ऐसे ही अपन इसकी पहचान करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अब डेफिनेशन करने से पहले एक टर्म मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो लाइट जिसका वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में हो। सिंगल प्लेन का मतलब जैसे CFL है, CFL का वाइब्रेशन ऐसे होता है, पूरे रूम के अंदर रोशनी हो जाती है, पूरे रूम के अंदर ऐसे हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है। हर प्लेन पोलराइज लाइट कुछ ऐसा ले लो जैसे लेज़र लाइट है, तो उसका वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में होगा, सिंगल प्लेन में, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें, एक्सपेरिमेंटल है ये, जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल एक्टिव है, और ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर, और जो रोटेट ना करें वो ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। जैसे अब ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। यहाँ पर कैसे पता कर सकते हैं भाई, अगर सेम इमेज बन रही है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव, इनकी बात आप नहीं करेंगे इनएक्टिव की, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है ही नहीं। जबकि जो अपनी मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजेबल हो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव। हमने इनकी बात करनी है, ये इन आइसोमर को आपने स्टडी करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट और अपन यहाँ पर ऐड करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे वो ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर है। दूसरा पॉइंट, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के, जैसे कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। एक पॉइंट और अपन स्टडी करेंगे, डू नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यानी कि जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। डू नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है भाई, देखो कि जैसे अगर मैं ये स्केयर है, एक लाइन पास करूं इसके अंदर से, तो इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ए पार्ट है, और ये बी पार्ट है, दोनों सेम है, तो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि दोनों पार्ट इक्वल में कट हो गए।
अगर यही मैं P में से पास कर दूं, ठीक है, P में से, तो P का जो ऊपर वाला पार्ट है वो डिफरेंट है नीचे वाले, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो कहता ऑप्टिकल आइसोमर के लिए ये नहीं होना चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था ऑप्टिकल आइसोमर का। ध्यान से देखना है आपको, अगर क्लियर ना हो तो दोबारा सुन लियो इस लेक्चर को यहाँ तक। अब इसमें नेक्स्ट देखो अपन ने क्या इस चैप्टर के हिसाब से क्या स्टडी करना है। देखो इस चैप्टर के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अब तक अपन ने कुछ नहीं किया ऑप्टिकल के बारे में। अब मेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि उसमें कैसे चेक करेंगे कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो उसके लिए देखो, हाँ भाई, तो इसके लिए देखो 2-3 बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे पहले मैं ए लिगेंड्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। ये कल भी अपनी बात हुई थी इसके ऊपर, इस लिगेंड्स के ऊपर, कि ये है डाइडेंटेट लिगेंड्स। कौन सा लिगेंड है ये? डाइडेंटेट लिगेंड है। अब इसका मीनिंग अगर पीछे वाले जिन बच्चों को याद हो उनको तो पता होगा। जैसे EN है इसके एग्जाम्पल और OX है, मतलब EN CH2 NH2 डाई का मतलब तो ये है कि एक लिगेंड्स है जो सिंगल लिगेंड्स है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ? 2, इसलिए इनको डाइडेंटेट बोलते हैं। फिर इसके साथ एक वर्ड और आएगा इनके लिए, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब पार्ट, कि जो पार्ट अपर है वही पार्ट नीचे है, यानी कि यहाँ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो नीचे भी नाइट्रोजन ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ऑक्स COO नेगेटिव डाइडेंटेट है क्योंकि सिंगल लिगेंड्स। इन दोनों को अच्छे से याद रखना है भाई, अगर ये दोनों माइंड में नहीं रहते हैं ना आपके लिगेंड्स तो फिर औखा हो जाएगा काम। इन दोनों को तो बहुत ही ज़्यादा अपने अच्छे माइंड में रखना है। ये ऑक्स है, ये भी डाइडेंटेट है, सिंगल लिगेंड्स, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो AA का मतलब ये है, जहाँ पर भी मैं AA लिगेंड्स लिख दूँ तो उसका मतलब अभी के लिए, वैसे तो हैं और भी, लेकिन 2 एक बार काम चल जाएगा आपका, माइंड में रखने आपने, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, एक तो ये टाइप शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर, बताता हूँ इसका, एक बार ये सारे लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। उसके बाद आप एक एक करके इनको डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ 3 था, यहाँ 2, X2 ये टाइप भी, X2 और Y2, ये वो टाइप हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर में जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, ठीक है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आपको दे दिया COEN की थ्राइस और आपसे पूछेगा क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो आपने क्या करना है, ये तो मेटल है, M लिखो, ये मैंने बताई रखा है, इनको क्या लेना है, A और A3, क्या ये टाइप इसके अंदर आ रही है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। इसका तो यूज़ ये है भाई। अब आप कहोगे सर इसको प्रूफ करो कि कैसे ये ऑप्टिकल एक्टिव शो करता है। देखो एक मेथड तो ये है कि इनको ध्यान में रखो और ये बना के देख लो, बनता है तो ये शो करेगा। अब दूसरा मेथड क्या है जो बिल्कुल ही वैलिड मेथड है, वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे आप, स्ट्रक्चर देखिए, देखो भाई CO को बीच में रखा, EN टोटल 3 EN है ना, ये EN, ये लो, ठीक है। यहाँ लगा दो मिरर। जब इसको मिरर के आगे रखोगे
तो इतना तो आपको सोचना पड़ेगा भाई कि स्ट्रक्चर इसका इमेज कैसे बनेगी, ठीक है ना। अब इसकी इमेज बन जाएगी इस तरह से। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ये सेम है, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है। अगर मैं इसको उठा के इस तरफ रखूं तो इसका EN तो इस साइड है, जबकि इसका EN इस साइड है, यानी कि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ये जब अपन ने अभी इंट्रोडक्शन में ही किया था, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे वो कैसे आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। कैसे आइसोमर होंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। और एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने वो एग्जांपल ले लिए जो ऑप्टिकल शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो भाई, एक मान लो पेपर में ये केस आ जाता है, COCl2 EN की ट्वाइस। ये एग्जांपल दे दिया आपको एग्ज़ाम में और आपसे पूछ लिया क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो अपना तो वही काम है बच्चे कि EN को क्या लेना है, AA टाइप लेना है हमेशा ही, ट्वाइस। ये कोई भी ले लो, X2 ले लिया मान लो। क्या ये टाइप इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, ये तो है नहीं, तो ये टाइप है। तो पहली बात तो क्या ये ऑप्टिकल शो करेगा, यस, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ये है ना, जेन्युइन के ये एक्सेप्शनल केस लगा लो, वैसे शो करेगा, आंसर ठीक आपका। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं इसको एग्जांपल को खोल रहा हूँ तभी आपको पता चलेगा कि केस क्या है। केस देखो भाई क्या है, CO को बीच में रखते हैं, Cl और 2 EN लगाने हैं, ये बन गया भाई, ठीक है। और यहाँ फिर Cl लगा दिया, यहाँ सेम आगे ना, सेम आगे तो कौन सी फॉर्म है ये, ट्रांस। अगर यहाँ डिफरेंट आता है तो सिस। एक सिस और बना लेते हैं साथ ही, ये ट्रांस बना ली, मिरर भी रखेंगे फिर इसको। CO की एक सिस फॉर्म और बना लेते हैं इसी पूरे की। ये लो, सिस फॉर्म के लिए अपन कुछ ऐसा कर लेते हैं, डिफरेंट है, यहाँ EN है, यहाँ Cl है, तो ये सिस फॉर्म है। इसके आगे भी मिरर लगा लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, इसका जो मिरर इमेज है वो कैसा होगा। मेरे हिसाब से तो सेम ही होगा। ये तो सुपर इम्पोजेबल है भाई, ये तो सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल। तो जो सुपर इम्पोजेबल हैं वो तो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे ही नहीं, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसी केस में है सिर्फ ये, यानी कि इस टाइप में मैं लिखूँगा आगे, ट्रांसफॉर्म डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। क्यों, ओरिजिन पड़ा है तो यहीं पर लिख देते हैं, ओनली सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल शो करेगा, शो ऑप्टिकल आइसोमर। अब यहाँ आ जाओ, जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये बड़ा सारे का सारा पार्ट इधर आ जाएगा। बना लो भाई, ये EN इस साइड है और ये हो गया Cl यहाँ आ गया। अब ये तो सुपर इम्पोज नहीं करेगी फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। तो ओनली इसमें तभी ये ज़बरदस्त केस है, ठीक है ना। ज़बरदस्त इसीलिए है क्योंकि इसी रीज़न की वजह से ओनली सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल शो करेगा, ट्रांस क्यों नहीं करेगा, ये रीज़न मैंने आपको दे दिया। लास्ट टाइप भाई, लास्ट टाइप देखो। हाँ भाई, मान लो ये पेपर में एग्जांपल आ गया आपके, क्वेश्चन सेम किया, क्या ये ऑप्टिकल शो करेगा। तो पहला काम किया अपना, EN है, AA टाइप, और ये इसको X2 ले लो और इसको Y2 ले लो,
क्या ये टाइप इसके अंदर मौजूद है, ये रही भाई, तो ये शो तो करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज भी आप, ये आपका HW है, स्ट्रक्चर आप इसका खुद बना के देखोगे। ठीक है, सिस वाला प्रॉब्लम इसी एक में ही ध्यान रखना है, बाकी में नहीं है। ये आपके लिए HW है, इसका देखोगे आप मिरर इमेज बना के। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, तो आई होप आप कर लोगे इसको। ठीक है, और बच्चे एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है सभी ने, कि जैसे ये दे देगा इसका सिस और ट्रांसफॉर्म ड्रा करवा सकता है वो आपसे, ड्रा सिस एंड ट्रांसफॉर्म, किसी का भी, मतलब कोई भी एग्जांपल दे देगा, सिस और ट्रांसफॉर्म उसकी ड्रा करवा के देख सकता है। तो उसका मैंने आपको बता दिया, सिस और ट्रांसफॉर्म जब भी आपको ड्रा करनी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो आपने क्या करना है, अगर इन दोनों पोजीशन के ऊपर सेम रखते हो लिगेंड्स, तब तो वो होगी ट्रांस। ठीक है जी, अगर इन दोनों पोजीशन पे आप डिफरेंट रखते हो, दोनों पोजीशन पे अगर सेम रखोगे तो कौन सी फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। इन दोनों पोजीशन पे अगर आप डिफरेंट रखोगे तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस। तो बस सिस और ट्रांसफॉर्म जब भी किसी की ड्रा करनी हो आपने ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में जब भी सिस और ट्रांसफॉर्म ड्रा करनी हो तो ये बड़ी बात मायने रखना, बस मतलब माइंड में रखना कि भाई अगर इन दोनों पोजीशन पे सेम दिखा रहे हो तो ट्रांसफॉर्म लिख देना नीचे, अगर इन दोनों पे डिफरेंट दिखा रहे हो तो सिस फॉर्म लिख देना नीचे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे ये एग्जांपल दे देगा, इसका सिस और ट्रांसफॉर्म बनाओ, तो क्या ध्यान रखना है, एक ही बात, सिर्फ एक ही बात, कि अगर इन दोनों पोजीशन पे सेम लिगेंड्स दिखा रहे हो तो ट्रांस लिख देना नीचे, अगर इन दोनों पोजीशन पे सेम लिगेंड्स दिखा रहे हो तो नीचे सिस। इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर भी अगर आपको डाउट आए तो आप ग्रुप में अपना डाउट सेंड कर सकते हो कि सर ये एग्जांपल है, इसके सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेंगे, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। हाँ भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक अपने रीड आउट करना है इधर से, PBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। मैं इसके पहले है ना आपको पॉइंट नहीं करवाऊँगा, पहले एक दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये एग्जांपल ले लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, NCrNH3 6 ऊपर 3 पॉजिटिव। एक बार फिर से रिपीटिशन करते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड्स होता है, ठीक है जी, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसी को सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, और क्रोमियम के ऊपर आप कैसे निकालते थे चार्ज, X मान लें, इसके ऊपर चार्ज, लिगेंड्स की टेबल याद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है चैप्टर करने का। लिगेंड्स की टेबल में इनके नेम और इनके ऊपर चार्ज, ये न्यूट्रल है तो 0 चार्ज, ब्रैकेट वाला इक्वल में रखना है। तो क्रोमियम के ऊपर +3 है। ठीक है, अगर मैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर याद करूं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, यानी कि 24 के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। लेकिन एक्सेप्शनल केस था, इसमें 1 आता है और इसमें 5 आते हैं, क्रोमियम और कॉपर। कहता है ये क्रोमियम तो है नहीं, क्रोमियम के ऊपर तो 3 पॉजिटिव है, फिर उसकी क्या होगी। सबसे पहले तो जो लास्ट वाले हैं उनका आप ऐसे ना दिखा के इनको बॉक्स वाइज रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है बच्चों, ये लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू एनर्जी। ठीक है, लेकिन जो बॉक्स बनेंगे वो देखो कैसे बनेंगे। क्रोमियम, पहले सिंपल क्रोमियम की लिखता हूँ मैं, पहले 3d5 का बॉक्स आएगा, क्योंकि 3d5 पहले आता है, 1 2 3 4 5। अब कई बच्चों को क्वेश्चन याद हो 4s पहले, ये एनर्जी के अकॉर्डिंग है, यानी इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसलिए बाद में लिखा गया। लेकिन जेनुइनली 3 सेल पहले आता है, 4th बाद में आता है। जब आप छोटी क्लास में थे ना ऐसे करते, ये न्यूक्लियस, इसके बाद फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला सेल, दूसरा, तीसरा और चौथा। 3d हो गया, 3d के बाद 4s, और 4s के बाद खाली 4p। आप कहोगे यहाँ तो लिखा नहीं 4p, पर आपने लिखना है जब आप 50 पढ़ोगे 4p। 4d भी यूज़ कर सकता हूँ आगे, लेकिन मैं एक बार 4p तक लिखेंगे आप। हाँ जी, d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, इसमें 1 है, जैसा था वैसा फिलअप कर दिया।
+3 चार्ज है। ये तो क्रोमियम की है, लेकिन क्रोमियम को तो मैं जानता ही नहीं, अब मैं तो क्रोमियम +3 को जानना है, इससे मतलब है मेरे को। तो +3 का मतलब ये है बच्चों, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। हाँ जी, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन आपने भगाने हैं। और भगाने का क्या सिस्टम है, कुछ नहीं है, छोटा सा रूल है। आउटर सेल से पहले जाएंगे, जो बाहर वाले सेल हैं, इसमें तो थे ही नहीं। 1 इससे चला गया तो 2 इससे चले जाएंगे, बच क्या गया। ये है क्रोमियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन, जो अपने को हर एक केस में करनी है। कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको देता है तो ये यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है, कंपलसरी है अब से, ठीक है। कहीं क्रोमियम के पेपर में करके आ जाओ, ये ज़रूरी है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी, उसके हिसाब से अपने डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इनको तो बोलेंगे हाफ फिल्ड और इनको बोलेंगे एम्प्टी, ठीक है। अब क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अपन तब से सुनते आए हैं कि ये होता है CMA, सेंट्रल मेटल एटम, और जो इसके साथ होता है ना, ये लिगेंड्स होता है। ये अपने लोन पेयर CMA को देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कितने NH3, 6 NH3 हैं, तो 6 के 6 अपने लोन पेयर दे रहे हैं। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि 6 NH3 को इसने अपने पास बैठा रखा है। अब मैं एक टास्क दूंगा आपको सोचने के लिए। 6 NH3 को क्रोमियम अपने पास बिठा रखा है, यानी कि एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, तो 6 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। आप इसको सोल्व करते हैं। 1 NH3 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है CMA के साथ, तो 6 कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा, जो ये एक ऑर्बिटल होता है, एक बॉक्स होता है, एक डिब्बा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है 6 NH3 के लिए कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सोच लो, 1 मिनट पॉज करके खुद आंसर देना है आपने। यानी कि सीधी सी बात है भाई, 6 NH3 है ना, इलेक्ट्रॉन वाला फंडा ही रखना आपने, तो 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। अब डिटेल में जाओगे, 6 NH3 है तो 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे क्रोमियम तब 6 NH3 को बिठाएगा जब इसके पास 6 ऑर्बिटल खाली होंगे, ठीक है। अब 6 ऑर्बिटल चेक कर लेते हैं वैकेंट है कि नहीं। 1 2, इधर से काउंट करोगे हमेशा, 1 2 3 4 5 6 हो गए, बस इतना ही था, यही खेल है सारा। तो 6 NH3 को बिठाना है भाई। इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दो, ये सारे क्रॉस वाले हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये NH3 के हैं। ये NH3 यहाँ आके बैठ जाएंगे इसके अंदर, खाली ऑर्बिटल्स के अंदर। इसी के ऊपर बेस्ड आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। जो ऑर्बिटल NH3 ने यूज़ किए हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ऑर्बिटल NH3 ने यूज़ किए हैं वो काउंट कर लो। डी के कितने यूज़ किए हैं, 2, तो ये ऐसे लिखोगे, ऊपर सर पे लिखोगे इसके। एस कितना यूज़ किया है, 1 ऑर्बिटल, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड ही होता है। पी के कितने ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, 3, तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनी वो क्या बनी, D2sp3। हाँ, एक बात हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा लेक्चर तो आज लंबा हो गया, लेकिन फिर भी आज मैनेज करना है आपने। मैं बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ सकती है, हाइब्रिडाइजेशन sp2d आ सकती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ सकती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ सकती है, या फिर D2sp3 आ सकती है। नेम एक ही होगा, कोई फ़र्क नहीं। इस अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आती है, इसका नेम था टेट्राहेड्रल। इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है स्केयर प्लानर। अगर ये आती है तो इसका नेम है ट्राइगोनल हो सकता है, काफ़ी बच्चों को पता हो, ट्राइगोनल पिरामिडल। इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है ऑक्टाहेड्रल।
दोनों का ही। ये डिफरेंस मैं बताऊंगा ये ऐसे क्यों लिखा है। तो जैसे इसकी है D2sp3 तो ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, जिस शेप का नाम हो गया हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लिया अपन ने, सोचने की बात ये थी जो वैकेंट थे उनमें NH3 ने हाइब्रिडाइजेशन किया, उन्हीं को अपन ने काउंट कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था VBT का, तो इसको आपने कम से कम भी 2 बार देखना है। ठीक है ना, इन चीज़ों को अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो समझ लो VBT ख़त्म होगी आपकी। ये VBT ख़त्म कर दिया मैंने। जितने भी पॉइंट आएंगे VBT के अपन 4 से 5 पोस्टुलेट करेंगे और फिर इस पे एग्जाम्पल करेंगे, 4-5 एग्जाम्पल करेंगे और फिर इस पे 5-6 पोस्टुलेट हैं, यानी एक पूरा लेक्चर है। लेकिन उस पूरे लेक्चर के लिए आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ना क्लियर हो तो आपने ग्रुप में मैसेज डाल देना है और एक ही नेम याद करने हैं। ठीक है, ओके भाई।